दुर्गा पूजा के टाइम पर ऐसा कुछ फेक न्यूज आई सोशल मीडिया पर कि कुरान को डिग्रेड करने की कोशिश हो रही है। 2014-15 की बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था शेख हसीना को यूनाइटेड नेशंस की साइडलाइंस पे कि आप मुझ पर भरोसा रखिए। जनरल इरशाद के अगेंस्ट दो पार्टीज बनी, दोनों पार्टीज ने मिलकर मिलिट्री रूल को खत्म किया बांग्लादेश में। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड अवामी लीग। सार्क में बांग्लादेश इतना क्यों इंटरेस्टेड था? वहां के जनरल इरशाद जो जनरल रहमान को खुद असैसिनेट करके आए थे, वो क्यों इंटरेस्टेड थे इतना? मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन होगा और वहां पे आएंगे जनरल जियाउर रहमान क्या करेंगे? इंडिया, उनके आते ही इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स हमारे स्ट्रेन्ड हो जाएंगे। मतलब ये दो कंट्रास्टिंग आइडेंटिटी है। एक है बंगाली जो अपना असर्शन चाहती है इस्लामिक बेस्ड पाकिस्तानी आइडेंटिटी से। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मेंशन किया कि योर एनिमीज एनिमी इज ऑलवेज योर फ्रेंड। मतलब आपके दुश्मन का दुश्मन हमेशा आपका दोस्त होता है। अब देखो, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ 1971 में फ्रॉम पाकिस्तान, तो आप समझ ही गए होंगे कौन फ्रेंड है कौन एनिमी। बट व्हाट इफ आपका ये जो फ्रेंड है इसमें खुद में कंफ्यूजन हो, इसमें खुद में दो कंट्रास्टिंग आइडेंटिटीज हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आपके इस फ्रेंड से डिफाइन होता है। यही है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप की कहानी। देखो, अभी रिलेशनशिप एंजॉय कर रहा है एक सोनाली अध्याय, एक गोल्डन चैप्टर। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना बिलोंग करती हैं आवामी लीग पार्टी से, और ये पार्टी एंड शेख हसीना हैज ऑलवेज बीन फेवरेबल टुवर्ड्स इंडिया। और उनके इंडिया की तरफ फेवरेबल रहने के लिए कुछ वैलिड रीजंस हैं, बट यहां पर एक और कॉन्ट्रास्टिंग आइडेंटिटी है। और ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज ये फ्रेंड्स यूपीएससी के एग्जाम में आता है, यूपीएससी मेंस में इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में आता है, एंड इन प्रीलिम्स में भी फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है। That is why we are discussing it today. Welcome aspirants. I am Venus Avtani. In this short discussion, today we'll discuss about India-Bangladesh relationship, क्योंकि एक important development हुआ है। क्या? दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने वर्चुअली 3 important प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन को मंजूरी दी है, और ये तीनों प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेनली कनेक्टिविटी एंड एनर्जी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। फर्स्ट इज अखूरा अगरतला रेल लिंक। जी हाँ, ये रेल लिंक बहुत टाइम से टॉक्स में थी और बहुत टाइम से फाइनली इसमें कंस्ट्रक्शन होकर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज खुलना मोंगला कनेक्टिविटी लाइन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जितनी ये कनेक्टिविटी लाइंस डेवलप होंगी उतने कुछ इश्यूज रिजॉल्व होंगे और उतना हम कुछ बेटर डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। एंड द नेक्स्ट इज मैत्री पावर प्रोजेक्ट, उसका फेज 2 लॉन्च हो चुका है। यस, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि ये सारे रिलेशनशिप्स एंड ये सारे इश्यूज जो हैं, इंक्लूडिंग ऑल सच इश्यूज जो करंट अफेयर्स में आते हैं, आई टेक ऑल ऑफ दिस इनटू माय समाचार मंथन क्लासेस। तो आप सिविल्स डेली के ऑफिस से इंक्वायरी कर सकते हो, एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासेस यू कैन क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ गोइंग बैक टू आवर स्टोरी, आज से 100 साल पहले जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन अनाउंस किया था, इवन मोर देन 100 years अर्लियर, और जब पार्टीशन इंप्लीमेंट हुआ बंगाल का इन अक्टूबर 1905, तब क्या हुआ? हमारा स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के लोगों की सॉलिडारिटी दिखाई दी थी। लोग एक दूसरे के हाथों पर राखी बांध रहे थे, राइट? उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करो, जस्ट उसके कुछ साल बाद मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, और उनके ये एजेंडा में था कि जो ईस्ट बंगाल वाला हिस्सा है वहां पर जो मुस्लिम्स रिसाइड करते हैं उनका फिर से वर्चस्व आएगा। They'll again rise like the Mughals. They'll have their own state someday. और फाइनली ये सब जाके पार्टीशन में कल्मिनेट हुआ। आप बांग्लादेश और बंगाली लोगों की इंपॉर्टेंस ऐसे नहीं जान सकते जब तक आप ये नहीं समझोगे कि जब वायलेंस हुआ इंडिया में, और बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन, तब बंगाल सबसे ज्यादा इफेक्टेड था उससे, बंगाल की कुछ रीजन्स। यहां तक कि गांधी जी को उसके लिए बंगाल में जाकर सत्याग्रह करना पड़ा, फास्टिंग करनी पड़ी, टू स्टॉप द कम्युनल वायलेंस। मतलब ये दो कंट्रास्टिंग आइडेंटिटी है। एक है बंगाली जो अपना असर्शन चाहती है
इस्लामिक बेस्ड पाकिस्तानी आइडेंटिटी से, और एक है इस्लामिस्ट आइडेंटिटी इटसेल्फ, जो खुद को अलग रखना चाहती है इंडिया से। मतलब वो थोड़े से ज्यादा अलाइंड है पाकिस्तान की तरफ। और बांग्लादेश में ऐसी काफी सारी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो इसी वजह से डिस्पाइट बांग्लादेश समटाइम्स बीइंग कॉल्ड एज सरोगेट स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की वजह से ही बांग्लादेश पैदा हुआ इन 1971, डिस्पाइट दैट बांग्लादेश को हमसे कुछ इश्यूज थे। और अभी हमारे रिलेशनशिप में एक सोनाली अध्याय, एक गोल्डन चैप्टर क्यों है? क्योंकि फिलहाल पावर में है शेख हसीना विथ हर आवामी लीग पार्टी, तो इसलिए अभी रिलेशनशिप अच्छे हैं, बट दैट डजंट मीन कि बाद में ऐसा हो, राइट? तो नाउ विल ट्राई टू लुक एट दिस रिलेशनशिप। पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्ट्री में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये दोनों में इश्यूज जब आएंगे तो पॉजिटिव इश्यूज कौन से हैं और नेगेटिव इश्यूज कौन से हैं। पॉजिटिव इश्यूज को आप लिख सकते हो इंडिया बांग्लादेश के म्यूचुअल पॉजिटिव रिलेशनशिप्स में, और नेगेटिव इश्यूज को आप लिमिटेशंस में लिख सकते हो, राइट? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टार्ट कहां से करें? देखो, स्टार्ट करते हैं पार्टीशन से। पार्टीशन के टाइम पे डिसाइड हुआ कि एक वेस्ट पाकिस्तान बनेगा, एक ईस्ट पाकिस्तान बनेगा। अब ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की डोमिनेंस थी, सॉर्ट ऑफ लोगों में उनका पॉपुलैरिटी थी। और यहां पर क्योंकि वो पाकिस्तान का पार्ट थे, तो यस दे वर इस्लामिक द बंगालीज, बट स्टिल वो अपनी बंगाली आइडेंटिटी को लूज नहीं करना चाहते थे। आइडेंटिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये आई डोंट थिंक कि डिफाइन करने की जरूरत है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पर्टिकुलरली आपके पूरे लैंग्वेज एंड कल्चर को डिफाइन करती है। और इसी के बाद क्या हुआ? 1970 में हुए इलेक्शंस अक्रॉस वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। शेख मुजीबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीट्स मिल गई। अब जब नया पार्लियामेंट बनता तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी होती डोमिनेंस में, और ये पाकिस्तानी एलिट्स को अलाउड नहीं था, उनको ये एक्सेप्टेड नहीं था। व्हाट वाज द रिजल्ट? ऑपरेशन सर्चलाइट। मतलब जितने बांग्लादेशीज को आप डोमिनेट कर सको, वायलेंस से रेप्स कर सको, टॉर्चर कर सको, मिलिट्री ऑपरेशन चलाओ, शेख मुजीबुर रहमान को रातों रात गायब कर दो, डू ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट हैव अ कंसोलिडेटेड क्रैकडाउन। ऐसे में इंडिया क्या करेगा? ऑफ कोर्स इंडिया वाज अफेक्टेड विद पाकिस्तान। 1962 के टाइम पर पाकिस्तान ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, 1965 में हम अफेक्टेड हुए, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस एक वॉर हुई, काफी सारे इश्यूज थे। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया? लेट्स हेल्प द बांग्लादेशीज फॉर्मिंग देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेट। और तभी से आई हमारी मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी एक विंग थी जो कि बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करना चाहती थी, जिसको इंडिया ने सपोर्ट किया। कहां से रहकर? हमारे यहाँ से रहकर। मुक्ति वाहिनी का जो हेडक्वार्टर्स था वो बंगाल में बना, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, और हमारी फोर्सेस ने सपोर्ट किया। और इंदिरा गांधी ने इस टाइम पर काफी एक डेफ्ट डिप्लोमेसी दिखाई, स्टेट्समैनशिप दिखाई, वेट किया एक प्रॉपर मौके का, ताकि जो रिवर्स है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उनका पानी रुक जाए और फाइनली आप अच्छे से अटैक कर सको। तब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाते रहो, देखो असम में कितने ज्यादा रेफ्यूजीज आए हैं पाकिस्तान के इस एक्शन की वजह से। और इस वजह से इंडिया जो है वो इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, और फाइनली हमारे एफर्ट्स की वजह से बांग्लादेश बन गया। बट क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? क्या बांग्लादेश हमेशा हमारी तरफ इसके लिए ग्रेटफुल रहेगा? नहीं। ऑलवेज इज नथिंग, यू नो, हमेशा तो कोई चीज रहती ही नहीं है। दिस हनीमून पीरियड फ्रॉम 1971 to 75, जब मुजीबुर रहमान के अंडर थी गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, तब सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहा। उस टाइम पर भी कुछ इश्यूज आए, लेकिन वो इश्यूज हमने प्राइमरीली म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ सॉल्व करने की कोशिश की। जैसे कि गंगा का वाटर शेयरिंग का इश्यू उस टाइम आया था, हमने 1975 में फरक्का बैरेज बनाया था ताकि हम हुगली के पोर्ट को अच्छे से रन कर सकें। इसके बारे में थोड़ा सा आप और डिटेल में जान सकते हो इन माय क्लासेस। अभी व्हाट आई वांट टू से इज कि देखो ये हनीमून पीरियड चल रहा था, अब इसके बाद होगा क्या? देखो, जो एलिट्स, हमेशा हर कंट्री की एलिट्स जो होती है वो डिवाइडेड होती है। एक एलिट यहां पर थी जो
पाकिस्तान से ज्यादा अलाई करती थी, जो अपनी बंगाली आइडेंटिटी को उतना फोकस नहीं करते थे, इस्लामिक आइडेंटिटी को ज्यादा फोकस करते थे। मैंने कहा ना, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये क्या करेंगे, ये पावर में आएंगे, मिलिट्री रूल आएगा, वहां पे मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन होगा और वहां पे आएंगे जनरल जियाउर रहमान क्या करेंगे, इंडिया, उनके आते ही इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स हमारे स्ट्रेन्ड हो जाएंगे। और ये फेज आपका सिर्फ और सिर्फ 1975 से चल के खत्म नहीं होगा, 1990 तक चलेगा ये। जब तक आपका कोल्ड वॉर का ब्रेक नहीं होता तब तक चलेगा। आपको यहाँ पे एग्जाम के हिसाब से क्या याद रखना है कि देखो, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होती है पॉलिटिक्स की काफी। जब इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में पर्टिकुलरली पॉलिटिकल फैक्टर्स काफी मैटर करते हैं, आइडेंटिटीज काफी मैटर करती हैं, इंडिविजुअल एक्टर्स का काफी रोल है। जैसे जब भी मुजीबुर रहमान या उनकी फैमिली का कोई पावर में आता है, जैसे शेख हसीना उनकी डॉटर, तो रिलेशनशिप अच्छे होते हैं क्योंकि दे आर इंडेटेड टुवर्ड्स इंडिया। जो भी पाकिस्तान ने क्रैकडाउन किया उसके बाद इंडिया ने हेल्प की हमेशा बांग्लादेश की, एंड दे फोकस ऑन सेक्युलर आइडेंटिटी। बट ऐसा बाकी एलिट्स के साथ तो नहीं है, राइट? वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि इंडिया अपनी बिग ब्रदर पॉलिसी अपनाता है। आप मैप देखो इंडिया का, ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, दिखाई देगा कि इंडिया ने बांग्लादेश को 3 तरफ से घेर रखा है। जम्मू एंड कश्मीर को आप कंसिडर करो हमारा सर, हमारा राइड। नॉर्थ ईस्ट को कंसिडर करो हमारा एक बाजू, हमारी एक लिम्ब। बीच में क्या आता है, बांग्लादेश। दिस इज वन जॉइंट। अब अगर पूरी बॉडी में से आपका जॉइंट फंक्शन ना करे, इमेजिन क्या होगा। क्या आप मेन बॉडी को बाजू के साथ बेटर कनेक्ट कर सकते हो? नहीं ना। यही हुआ है हमारे रिलेशनशिप में। इस सारी प्रॉब्लम की वजह से नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो चुका है, इसीलिए हमें इस रिलेशनशिप को और डेवलप करने की जरूरत थी। डिस्पाइट बांग्लादेशी एलिट्स इन दैट टाइम पीरियड ऑफ 70s and 80s सेइंग अगेन एंड अगेन कि इंडिया बिग ब्रदर पॉलिसी अपनाता है। इनफैक्ट इस टाइम पीरियड में 1985 में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बनी, सार्क बना। सार्क में बांग्लादेश इतना क्यों इंटरेस्टेड था? वहां के जनरल इरशाद, जो जनरल रहमान को खुद असैसिनेट करके आए थे, वो क्यों इंटरेस्टेड थे इतने? क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने से सारे नेबर्स मिलके इंडिया को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। बट इंडिया भी इंटरेस्टेड था। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी के पावर में आने के बाद हम चाहते थे कुछ नया हो, हम कोऑपरेट करें टू सम एक्सटेंट। तो ये हुआ। धीरे धीरे हमारी पॉलिसीज भी चेंज होने लगी, बांग्लादेश में भी कुछ चेंज हुआ। देखो, मिलिट्री रूल हमेशा तो नहीं रह सकता ना। कुछ डेकेड्स के बाद आपको डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। इवन इंडिया भी ये बोल रहा था, ग्लोबल कम्युनिटी ये बोल रही थी कि आप अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी लाओ। ठीक है, तो क्या हुआ? हमारा सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, 1990s का टाइम हुआ। जनरल इरशाद के अगेंस्ट 2 पार्टीज बनी, दोनों पार्टीज ने मिलकर मिलिट्री रूल को खत्म किया बांग्लादेश में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड अवामी लीग। अब क्या होगा, इनमें से एक पावर में है, लेकिन यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है, फिर भी रिलेशनशिप्स इंप्रूव नहीं हुए, क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उनकी हेड खालिदा जिया ये भी जमात इस्लामी एंड बांग्लादेश में इस्लामिस्ट फैक्शन से कनेक्शंस रखते हैं। यस, तो क्या हुआ? फिर भी रिलेशनशिप्स इंप्रूव नहीं हुए। बट स्टिल इंडिया ने अपनी तरफ से काफी एफर्ट्स लिए। हम गुजरात डॉक्ट्रिन लेकर आए कि हम नेबरहुड से कुछ भी रिटर्न में नहीं मांगेंगे, हम उन्हें ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। विल बी हैविंग अ मैग्नेनिमस फॉरेन पॉलिसी। इसका क्या फायदा होता है? इसका ये फायदा होता है आपके छोटे छोटे नेबर्स आपसे उतना इनसिक्योर फील नहीं करते। अगर हमारा कोई नेबर तीनों तरफ से हमारी लैंड से सराउंडेड है तो वो हमसे इनसिक्योर फील नहीं करेगा अगर हम उन्हें ये बताएंगे कि देखो, हमारे थ्रू कनेक्टिविटी करने से आपके भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, आपको भी फायदा मिलेगा, आप जो पावर जनरेट करते हो हमें बेच सकते हो, हम आपको टाइम्स में हेल्प कर सकते हैं। तो यस, उसके बाद रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए, लेकिन इन सारे टाइम पीरियड में कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा रही। कौन सी प्रॉब्लम्स?
देखो, असम के साथ जो बांग्लादेश की बॉर्डर है उसके थ्रू इलीगल इमिग्रेंट्स आते रहे, इसकी वजह से असम में इंस्टेबिलिटी हुई। कुछ साल पहले आपने सुना होगा हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स वाला स्टेप ले रहे थे। असम में प्राइमरीली हम इलीगल रेफ्यूजीज, इलीगल इमिग्रेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ने वहां पे आकर सेटल हुए। फर्स्ट दे कम अप फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लेकिन फिर वहीं उनकी काफी सारी जनरेशन सेटल हो गई। इसमें लोगों को कंसर्न्स हैं कि विलेजेस की रिलीजियस डेमोग्राफी कंप्लीटली चेंज हो गई है। साथ ही साथ जब आप इंडिया की बांग्लादेश से बॉर्डर को देखोगे, विच इज द लार्जेस्ट बॉर्डर इंडिया हैज विथ एनी कंट्री, दिखेगी छोटी बट इतने सारे टर्न्स हैं कि बॉर्डर एक्चुअली लंबी है। यहाँ पे काफी सारी रिवर्स हैं, गंगा है, तीस्ता रिवर है। अब क्या होगा, ऐसी ज्योग्राफीज में आपको सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना काफी डिफिकल्ट है, तो इजीली ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है, इलीगल कैटल ट्रैफिकिंग हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। और ये सारे इश्यूज इस टाइम पीरियड पे थे, इवन अर्ली 2000s में भी थे। तो अब इसके सॉल्यूशंस कैसे निकले? देखो, जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो सबसे पहले होता है पॉलिटिकल अलाइनमेंट सुधरना चाहिए। अगर पॉलिटिकल अलाइनमेंट, आइडियोलॉजी सुधर जाती है तो अपने आप इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का सिमिलैरिटी लाना इतना इजी होता है? बिकॉज इस टाइम पीरियड पर 90s में हिंदुइज्म भी राइज हुआ, और हिंदुइज्म के साथ साथ बांग्लादेश में एक नैरेटिव फैलने लगा कि हिंदू इंडिया राइज हो रहा है, तो वहां पर इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस राइज हुई। दोनों जगह पर रेडिकलाइजेशन हो रहा था। 1990s एक काफी मेजर ब्रेक थ्रू डेकेड था जब दुनिया भर में इस्लामिक रेडिकलिज्म और बढ़ रहा था, तो बांग्लादेश में भी इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा। पाकिस्तान ने सोचा चलो बांग्लादेश से इंडिया के बॉर्डर को यूज करके इजीली लोगों को भेज सकते हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, और ये सब चीजें हुई। बट एक मेजर ब्रेक थ्रू तब आया जब शेख हसीना की गवर्नमेंट आई। क्यों? बिकॉज शेख हसीना को याद था कि वो कितनी मुश्किल से बची थी फ्रॉम पाकिस्तानी क्रैकडाउन, जब उनकी पूरी फैमिली को पाकिस्तान ने खत्म कर दिया था। एंड देन शी रिटर्न टू हर कंट्री बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हर कंट्री। तो उनकी क्या पॉलिसी रहेगी? पर्सनल रीजंस की वजह से भी, और क्योंकि वो सेक्युलर आइडियोलॉजी में बिलीव करती हैं। क्या पॉलिसीज रहेंगे इंडिया की तरफ? कि इंडिया से कोऑपरेट करो। साउथ एशिया में अगर आप किसी कंट्री से तीनों साइड से सराउंडेड हो तो उनसे कोऑपरेट किए बिना आप काम नहीं चला सकते। चाइना आपको उस टाइम पर हेल्प करने नहीं आएगा, पाकिस्तान आपको उस टाइम पर हेल्प करने नहीं आएगा। और इसीलिए फिर क्या हुआ, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया रिगार्डिंग आवर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ने लगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की जो पर्सनल केमिस्ट्री थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, दैट ऑल्सो हेल्प। 2014-15 की बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था शेख हसीना को यूनाइटेड नेशंस की साइडलाइंस पे कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, और उसी के बाद हम लेकर आए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक लैंड बाउंड्री का इश्यू था, मतलब इतना पुराना इश्यू था जो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था, और पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था, बिकॉज इतना सिंपल इश्यू तो सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट? और उस इश्यू को हमने फाइनली रिजॉल्व कर दिया। और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप मेरी क्लासेस को रेफर कर सकते हो, समाचार मंथन। एंड अगर आप दिल्ली में ही हो तो डेमो के लिए ऑफलाइन भी आ सकते हो ऑन संडे 11 AM। मूविंग बैक टू द टॉपिक अगेन, क्या था? लैंड बाउंड्री इश्यू रिजॉल्व हुआ, और हमने काफी सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट किए। अखूरा अगरतला रेल लिंक इज वन ऑफ देम। कोलकाता और ढाका को हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? ढाका से हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट। उससे क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट वाले अपने प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में बेच पाएंगे। तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट का ईस्टर्न एशिया में, साउथ ईस्टर्न एशिया में ज्यादा इंटीग्रेशन, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी सक्सेसफुल रहेगी इससे। इसीलिए बांग्लादेश हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। डिफेंस कोऑपरेशन में और भी बहुत चीजें हुई, जैसे कि हमारे पास हम एक्सरसाइजेस करते हैं बांग्लादेश के साथ, एक्सरसाइज संप्रीति करते हैं, और काफी सारे हम उनको लाइंस ऑफ क्रेडिट देते हैं
ताकि वो हमारे वेपन्स खरीद सकें और अपनी डिफेंस को इस्टेब्लिश कर सके अच्छे से। ये चीजें होती हैं। कनेक्टिविटी तो है ही, पीपल टू पीपल कनेक्ट है। जब बांग्लादेश अपना 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था 2021 में, तो हमने काफी सारी कल्चरल एक्टिविटीज की थी बांग्लादेश के साथ मिलके उनके इस इंडिपेंडेंस ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। जब बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा हाईएस्ट निकलती है साउथ एशिया में, जब बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा देता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मॉडल रहता है कि देखो इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे करते हैं, इंडिया से मिलकर आप इतने बेनिफिट्स ले सकते हो। बांग्लादेश आज के टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट चीजों में लीडर है, जैसे कि टेक्सटाइल्स में बांग्लादेश काफी एक्सपर्ट है। अब इन टेक्सटाइल्स के लिए कॉटन कहाँ से आएगा, कॉटन का यान कहाँ से आता है, इंडिया से आता है। रॉ मटेरियल्स बहुत बार कहाँ से आते हैं, इंडिया से आते हैं। तो ये है दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो कि मोर और लेस पॉजिटिव हैं। बट क्या ये पॉजिटिव फेज में, क्या ये गोल्डन फेज में कुछ छोटे छोटे इश्यूज नहीं रहेंगे? हमेशा हर रिलेशनशिप में होते हैं, तो यहां भी रहेंगे। अब यहां पे अभी और क्या इश्यूज हैं? देखो, एक बात मैंने कही थी अबाउट कम्युनलिज्म, अबाउट रिलीजियस आइडेंटिटीज। ये इश्यूज अभी भी बीच बीच में आ जाते हैं। कैसे आ जाएंगे? देखो, कुछ साल पहले बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के टाइम पर ऐसा कुछ फेक न्यूज आई सोशल मीडिया पर कि कुरान को डिग्रेड करने की कोशिश हो रही है उन फेस्टिवल्स में। सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज थी, और इसके बाद से वहां पे हिंदूज को काफी टारगेट किया गया और वायलेंस हुआ। और इससे क्या होगा? हमारे यहाँ पर काफी थिंकर्स ने एप्रीहेंशंस दिखाए कि बांग्लादेश को इसमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। सेम जब हमने आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट किया और हमने ये डिसाइड किया कि जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगल हैं हम उनको वापस डिपोर्ट करेंगे, तो बांग्लादेश ने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया कि ये हमारे सिटीजन्स हैं, ये हमारे यहाँ से नहीं गए। इट्स वेरी इजी टू डिनाई। तो ये है, ये कुछ इश्यूज हैं। अब इस सब में कैसा हो अगर एक नया प्लेयर यहां पे आ जाए? हु इज दिस प्लेयर? दिस प्लेयर इज चाइना। चाइना अपने इनरूट्स बांग्लादेश में इंक्रीज करता जा रहा है। कैसे इंक्रीज करेगा? जो उनको चाहिए वो सप्लाई कर दो। क्या सप्लाई कर दो? इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया जिस पेस पे करता है उससे ज्यादा जल्दी कर दो। बांग्लादेश बिकेम पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और तब से काफी सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं। बांग्लादेश को कभी कभी ये लगता है कि हम इंडिया के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते, सो लेट्स स्प्रेड आवर एग्स इन मल्टीपल बास्केट्स। अलग अलग कंट्री से कोऑपरेट करो और उसमें चाइना से भी कोऑपरेट करो। पर कभी कभी ये चीजें जब प्रॉब्लमैटिक तब होती हैं जब सिक्योरिटी कोऑपरेशन की तरफ चीजें जाती हैं। अब आप इमेजिन करो बांग्लादेश का नॉर्दर्न पार्ट कितना क्लोज है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, और इस केस में अगर चाइना की प्रेजेंस बांग्लादेश में पड़ी तो वो हमारे लिए कितना प्रॉब्लमैटिक है। और ये हमारे लिए इश्यूज हैं। किस टाइप के कोऑपरेशन हुए हैं? जैसे कि कॉक्स बाजार में चाइना की हेल्प से एक बेस बनाने की बात की, सबमरीन बेस बाय नेम ऑफ शेख हसीना हरसेल्फ। तो बीएनएस हसीना करके कुछ सबमरीन बनाने की बात की, दैट्स प्रॉब्लमैटिक। चाइनीज प्रेजेंस बढ़ सकता है, राइट? तो इस टाइप से कुछ कुछ इश्यूज हैं। और इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है कि मिलकर इश्यूज रिजॉल्व करो। वाटर का जो इश्यू है, जो मल्टीपल एक्टर्स की वजह से अभी भी अटका हुआ है, उसको भी रिजॉल्व करो। देखो, मैंने आपको अभी तक बताई कुछ आइडेंटिटीज जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है इंडिविजुअल फैक्टर, एक है आइडियोलॉजिकल फैक्टर। बट क्या चाइना के अलावा ग्लोबल कंट्रीज भी हैं जो कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करती हैं? क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है? देखो, कोल्ड वॉर के टाइम पर करती थी, बट अभी उतना नहीं करती है। तो ऐसा क्या फैक्टर्स हैं और जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश में कुछ इश्यूज अभी भी हैं, जैसे तीस्ता वाटर का इशू? वो फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, मल्टीपल इंडिया के एक्टर्स जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स। जी हाँ, फेडरलिज्म और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इंटरनेशनल रिलेशंस में इशू है, उनका भी प्रेजेंस है। कैसे? क्योंकि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने मना कर दिया था तीस्ता वाटर शेयरिंग केस में कि हम बांग्लादेश को सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर्स देंगे। व्हाई? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर वेस्ट बंगाल्स डेवलपमेंट इटसेल्फ।
तो कहां से हम बांग्लादेश को वाटर सप्लाई करेंगे? और इसी वजह से मनमोहन सिंह और शेख हसीना में अग्रीमेंट बनते बनते रह गए। और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि जब तक ममता बनर्जी इटसेल्फ नहीं मानेगी तब तक हम इस तीस्ता वाटर इश्यू को और ज्यादा अग्रीमेंट की तरफ रेजोल्यूशन नहीं ले जाएंगे। और बांग्लादेश के पीपल इटसेल्फ आर वेरी होपफुल, क्योंकि उनको अपने कुछ एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, जहां पे पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, ये वाटर चाहिए ही चाहिए। तो इसमें क्या इश्यूज हैं, आप इन इश्यूज को कैसे और स्ट्रेंथन रिजॉल्व कर सकते हो, कैसे और वे फॉरवर्ड ला सकते हो इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में? सिंपल है, म्यूचुअल टॉक्स को कंटिन्यू रखो, रेडिकलाइजेशन को दोनों तरफ कैसे डील करना है, और वो रेडिकलाइजेशंस आपकी फॉरेन पॉलिसी को इंपैक्ट ना करें, आइडियोलॉजीज ना करो, इसका कुछ सॉल्यूशंस लाओ। रिलेशनशिप में इतना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ले आओ, बांग्लादेश के इंस्टीट्यूशंस और इंडिया के इंस्टीट्यूशंस आपस में इतना कोऑपरेट करें कि इंडिविजुअल लीडर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स उतने मैटर ना करें। इंडिविजुअल फैक्टर्स फिर भी मैटर करते हैं, बट देखो आप इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप को, वहां रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं जब गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, लेकिन रिलेशनशिप फिर भी खत्म नहीं होते, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा डाउन नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके यहाँ इतना सिग्निफिकेंस प्रेजेंस है इंडियन डायस्पोरा का, और इंडियंस का इतना कंट्रीब्यूशन है, इंडिया यूएस में इतने सारा ट्रेड है कि आप उसको एक झटके में खत्म नहीं कर सकते। एंड दिस इज द आइडिया इन बांग्लादेश ऑल्सो, बायलैटरल ट्रेड और बढ़ाओ, कल्चरल कोऑपरेशन को और इंक्रीज करो, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई एडवर्स गवर्नमेंट आती है तो भी रिलेशनशिप्स मेंटेन रहे। Because this is the need of the hour of South Asia in context of rising climate change, क्योंकि climate change से बांग्लादेश, it is part of Bay of Bengal coastal country, बहुत ज़्यादा influence है। तो हमें इंडिया के कोस्टल एरियाज को और बांग्लादेश के कोस्टल एरियाज को कोऑपरेट करना है। बे ऑफ बंगाल में हमें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट मिटिगेशन, एडेप्टेशन एफर्ट साथ में करने हैं, और ग्लोबल चैलेंजेस जितने भी हैं, टेररिज्म, पॉवर्टी, सब से हमें मिलके फाइट करनी है। और ये स्पिरिट रिफ्लेक्ट हुई थी इवन इन योर G20 समिट, जब बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर काफी सपोर्ट करती दिखी थी टू इंडियन इनिशिएटिव्स, एंड इसको हमें आगे और मूव फॉरवर्ड करना है। सो आप क्या सोचते हो इस बारे में? मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप, दो enjoying a सोनाली अध्याय, still suffer from certain limitations and challenges, examine। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको कोई टॉपिक्स चाहिए, इसी टॉपिक की डिटेल के बारे में जानना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फर्दर। थैंक यू सो मच।